नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी होंगी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई जारी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील, 3 मुद्दों पर ही सुनवाई रहे फोकस। कपिल सिब्बल ने कहा, पूरे कानून पर है हमारी आपत्ति। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलने की तैयारी। पहले चरण में संजय झा, कनिमोझी और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले डेलीगेशन को विदेश सचिव करेंगे ब्रीफ। अटारी वाघा बॉर्डर पर आज से शुरू होगी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान हाथ नहीं मिलाएंगे दोनों देशों के जवान। सरहदों के बीच बंद रहेंगे गेट। महाराष्ट्र में बढ़ी सियासी सरगर्मी। एनसीपी नेता छगन भुजबल की फडणवीस कैबिनेट में वापसी। और देश भर में बदल रहा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत को चिलचिलाती गर्मी से राहत का इंतजार, तो वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर इलाकों में झमाझम बारिश। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि शुरुआत में 3 बिंदु तय किए गए। हमने 3 पर जवाब दिए हैं, लेकिन पक्षकारों ने इन 3 मुद्दों से भी अलग मुद्दों का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 ही मुद्दों पर फोकस रखे। मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे मुद्दों पर जवाब नहीं है, लेकिन नए मुद्दे उठाना कोर्ट के साथ सही नहीं है। वहीं कोर्ट ने पूछा कि क्या वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पहले से था। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत कानून में पहले से थी, पर पहले ऐसा नहीं था कि रजिस्ट्रेशन न होने पर उसका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कपिल सिब्बल की इस दलील को रिकॉर्ड कर लिया। सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान सैकड़ों वर्षों से है। अयोध्या फैसले में इस प्रावधान को अहमियत दी गई है। सिब्बल ने साथ ही कहा कि नए कानून में प्रावधान किया गया है कि धर्मांतरण के जरिए इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति 5 साल से पहले वक्फ नहीं कर सकता। ये प्रावधान पूरी तरह असंवैधानिक है। इस बीच मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आमतौर पर कोर्ट किसी विधेयक के अमल पर अंतरिम रोक नहीं लगाते हैं। ऐसा केवल तभी होता है जब कानून को चुनौती देने वालों का केस बहुत मजबूत हो। सिब्बल ने इस पर कहा कि नए कानून में कोई भी व्यक्ति वक्फ प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है। इस स्थिति में डीएम पहले ही ये मानकर जांच करेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। और बेहद अहम सुनवाई इस समय सुप्रीम कोर्ट में जारी है। इस पर और बात करने के लिए विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथी विकास सारथी। विकास, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अभी तक दलीलों में दोनों तरफ से जिन दलीलों को रखा गया है, पहला मसला यही उठा कि 3 बिंदुओं पर एक तरह से ये पूरी सुनवाई शुरू हुई है, तो फिर क्यों कानून की संवैधानिकता यानी उसकी वैधता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कपिल सिब्बल, उसको ही एक तरह से गलत बता रहे हैं तुषार मेहता? बिल्कुल, देखिए, सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास बाकी मुद्दों पर कहने के लिए जवाब नहीं है, लेकिन ये फेयर नहीं है कोर्ट के प्रति जो याचिकाकर्ता का रवैया, क्योंकि पहले उन्होंने केवल 3 मुद्दों को उठाया था। केंद्र ने उन 3 मुद्दों पर अपनी मुख्यतः बात रखी। हालांकि अब जो कपिल सिब्बल ने बहस की है सुबह से लेकर के अब तक, उसमें लगभग उन्होंने सभी पहलुओं पर अपना सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इन प्रावधानों से कैसे जो वक्फ की जो स्वायत्तता है वो मेंटेन रह सकती है वक्फ बोर्ड की। और अभी ऋतु, एक बात और भी महत्वपूर्ण यह है कि अब अभी तक जो सुनवाई चल रही है ये एक अंतरिम आदेश के लिए यानी एक अंतरिम राहत के लिए चल रही है। मुख्य जो इस पर बहस होगी वो तो बाद में होगी जब सुप्रीम कोर्ट इसकी मेरिट्स पर विस्तार से सुनवाई करेगा। लेकिन आप देखें कि
अंतरिम आदेश को लेकर के ही दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को पुरजोर तरीके से मजबूती के साथ रखने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि अंतरिम राहत में उनके फेवर में कोर्ट किसी तरह का ऑर्डर दे दे। सीजीआई का एक ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण था कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है, ये मान के चलता है कि कोई एक्ट पार्लियामेंट से आया है तो वो संवैधानिक ही होगा। इसके विपरीत साबित करने के लिए बहुत मजबूत तथ्य, बहुत मजबूत दलीलें रखनी होंगी सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं को। कपिल सिब्बल इसी की अभी कोशिश कर रहे हैं और वो लगातार उन प्रावधानों को गिना रहे हैं जिनको लेकर के काफी समय से आप जानते हैं कि विवाद चल रहा है। खासतौर से वक्फ बाय यूज का जो मामला है उसको लेकर के कपिल सिब्बल ने कहा है कि वक्फ बाय यूज का तो कोई रिकॉर्ड पुराना इस तरह का उपलब्ध भी नहीं होता है ज्यादातर मामलों में। ऐसे में वक्फ की ये सारी प्रॉपर्टी पर अगर कोई तीसरा व्यक्ति जिसका दावा नहीं है वो भी दावा कर देता है तो इसको विवादित प्रॉपर्टी मान करके जांच शुरू होगी और ये पहले ही मान लिया जाएगा, जांच के अंतिम निष्कर्ष से पहले ही मान लिया जाएगा कि ये वक्फी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस तरह के प्रावधान उनके हितों की अनदेखी करते हैं। अभी उम्मीद यह है कि लंच के बाद 2 बजे से दोबारा इस पर आर्ग्यूमेंट लगातार चलता रहेगा और क्योंकि जैसा हमने सुबह की सुनवाई में देखा कि मुद्दे बढ़ गए हैं तो मुमकिन है कि कोर्ट अगर आज ही ऑर्डर रिजर्व करता है सुनवाई के बाद तो दोनों पक्षों को यह विकल्प भी देगा कि आप अपनी लिखित दलीलें भी कोर्ट को दे सकते हैं और अंतरिम आदेश में ये कोर्ट तय करेगा कि जिन 3 प्रावधानों को अभी कोर्ट ने खुद नहीं कहा है कि इन पर किसी तरह की रोक लगाई जाए, लेकिन केंद्र ने खुद इनको होल्ड पर रखा, यह आश्वासन दिया कि वो इनको लागू नहीं करेगा इन 3 प्रावधानों को जब तक कि अंतरिम आदेश नहीं आ जाता। तो अंतरिम आदेश के बाद क्या व्यवस्था होगी, क्या ये जो इस 3 प्रावधान को लागू करने को लेकर के केंद्र ने एक तरफा अपना एक ये घोषणा की थी कि वो इन्हें लागू नहीं करेगा, क्या ये हट जाएगी, क्या एक्ट पूरी तरह से लागू होगा या अंतरिम राहत में जो वक्फ बोर्ड मांग रहा है और अन्य याचिकाकर्ता मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग रहे हैं वो राहत कोर्ट यहाँ पर देगा। कुछ इसमें 2-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये मान के चलें कि जल्द ही एक अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट दे देगा इसको लेकर। जी, जो बात आप कह रहे हैं, दलीलों में जो बातें सामने आई हैं विकास, उसमें एक महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कहा, सीजीआई ने जब इस बात को रखा कि आमतौर पर कोर्ट किसी भी कानून को अंतरिम आदेश के तहत रोक नहीं लगाती है, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कोर्ट पहुंचते हैं उनका केस भी मजबूत होना जरूरी है। तो क्या ये कोर्ट को ऐसा लगता है कि वक्फ कानून को लेकर जो आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं वो एक मजबूत आधार नहीं दिखाई देता, कानून की संवैधानिकता पर जब सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि अभी तो याचिकाकर्ता ही अपनी बातें रख रहे हैं, इसके बाद केंद्र अपनी बात रखेगी और तब हमको पता चलेगा कि कोर्ट का रुख किस तरफ दिखता है। हालांकि कोर्ट कई बार ऑब्जर्वेशन कुछ अलग देता है लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ और होता है। तो सुनवाई में अभी वक्त बाकी है ऋतु, कम से कम 2-2.5 घंटे अभी सुनवाई और चलेगी और केंद्र की जब दलीलें रखी जाएंगी, क्योंकि अभी हम एक तरफा जो याचिकाकर्ता की दलीलें हैं वो सुन रहे हैं कि इन चीजों को हटाया गया। जब केंद्र ने अपना हलफनामा रखा था तो उसमें यह कहा गया था कि जो अभी तक एक ऑटोनॉमी है वक्फ बोर्ड्स के पास या स्टेट वक्फ काउंसिल्स के पास, वो उसका दुरुपयोग भी करते रहे हैं। प्रॉपर्टीज सही तरह से रिपोर्ट नहीं होती, उनसे जो आय होती है वक्फ बोर्ड्स को उसका ठीक तरीके से खुलासा नहीं होता। तो उनका यह भी कहना है कि वक्फ बोर्ड्स जो हैं उनमें करप्शन है, प्रॉपर्टीज वो ठीक तरह से मैनेज या तो नहीं कर रहे हैं या कहीं पर उसके बारे में जानकारी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं की जा रही है। तो इसका नुकसान सीधे सीधे उन लोगों को है जो वक्फ को अपनी प्रॉपर्टीज दान देते हैं कि वो किसी रिलीजियस कामकाज में उसका इस्तेमाल होगा, समुदाय के लिए उसका इस्तेमाल होगा। तो एक पारदर्शिता का अभाव है। अब ये दलीलें केंद्र की तरफ से जब रखी जाएंगी तो हमें देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि 2 बातें प्रमुखता से केंद्र ने उठाई। पहला, जमीन पर कब्जा करना, बहुत सारी जमीन पर जिसमें कि सरकारी जमीन भी शामिल है उन पर कब्जा करने की घटनाएं हैं, और इसके अलावा वक्फ जो प्रॉपर्टीज का मेंटेनेंस करता है वो एक तो ठीक नहीं है और उनके रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि किस प्रॉपर्टी से कितनी आमदनी हो रही है और उसका कितना हिस्सा समुदाय के भले के लिए या उनकी भलाई के लिए खर्च किया गया। तो इन सभी विषयों पर अब केंद्र अपनी दलीलें रखेगा। 2 बजे से लेकर के उम्मीद है कि 2-2.5 घंटे इसके बाद और बहस चलेगी और इस दौरान हमें सेंटर की आर्ग्यूमेंट्स और स्पष्ट तरीके से सुनने को मिलेंगे और पता चलेगा कि कोर्ट का इन बातों पर क्या ऑब्जर्वेशन है। जी, विकास, एक मसला और, जहां वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल करने की बात है, इस पर भी कपिल सिब्बल का कहना है कि पिछली जो व्यवस्था से उससे अलग 7 अब गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। पिछली बार हमने देखा था अंतरिम आदेश देने से पहले भी कोर्ट ने एक तरह की कुछ आपत्तियों या कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने रखे थे।
ऐसे में आज जब कपिल सिब्बल इस दलील को रख रहे हैं तो उनका क्या कहना है, कोर्ट का क्या रुख है, अभी तक क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल, देखिए कोर्ट में जब कपिल सिब्बल ने दलील रखी कि 7 लोग नॉन मुस्लिम होंगे, तो इस पर बेंच की तरफ से ये भी बात आई कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारे नॉन मुस्लिम होंगे। कुल बात ये है कि ये मनोनीत सदस्य होंगे, तो उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये थी कपिल सिब्बल की ओर से कि अब से पहले वक्फ बोर्ड के जो सदस्य होते थे वो एक चुनाव की प्रक्रिया से होकर आते थे, लेकिन अब ये सारे जो सदस्य हैं ये अधिसंख्यक मनोनीत हैं, और ऐसे में जब 7 ऐसे मेंबर्स हैं जो नॉमिनेटेड होंगे तो उनके गैर मुस्लिम होने की भी पूरी संभावना है। एक यहाँ पर विषय और है कि केंद्र का ये कहना है कि वक्फ करने की जो प्रक्रिया है वो एक रिलीजियस रिचुअल आप कह सकते हैं, वो एक प्रथा है रिलीजियस, कि एक बार वक्फ कर दिया गया तो वो आपका धार्मिक अधिकार था। लेकिन जैसे इसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है तभी ये पूरी एक्सरसाइज यानी मैनेजमेंट का जो पूरा मामला है वो एक सेक्युलर एक्सरसाइज है। वक्फ घोषित करना, वक्फ बनाना किसी प्रॉपर्टीज को, वो आपका रिलीजियस राइट है पूरी तरह से, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट कैसे रखा जाएगा इन प्रॉपर्टीज का, वो कैसे टैक्स होंगी, उनको कितना कमाई हो रही है, उस पैसे को कहाँ खर्च किया जा रहा है, ये सब केवल इसको ये कह देना कि एक रिलीजियस एक्टिविटी है, इसका केंद्र ने एक तरीके से विरोध किया और ये कहा है कि एक सेक्युलर एक्टिविटी है, इसीलिए मनोनीत सदस्य इसमें रखे गए हैं ताकि ज्यादा पारदर्शिता हो और ज्यादा जवाबदेही हो वक्फ बोर्ड की। जी विकास, किन दलीलों में कपिल सिब्बल को ये तुलना करनी पड़ी कि मंदिरों में चढ़ावा जिस तरह से चढ़ता है वो मस्जिदों में नहीं चढ़ता है, तो ये दलीलें क्यों आखिर वक्फ कानून पर बात करते हुए कपिल सिब्बल को रखनी पड़ रही हैं? देखिए, एक जो बहुत बड़ा फर्क है बाकी सारे मामलों में और वक्फ में कि कोई और प्रॉपर्टी जो होती है वो उसका चेंज संभव है, उसके मालिकाना हक में कुछ बदलाव संभव है। लेकिन एक बात पत्थर की लकीर है कि अगर एक प्रॉपर्टी किसी ने वक्फ कर दी तो आप उसको दोबारा पलट नहीं सकते उस फैसले को। एक बार वक्फ हुआ तो वो आजीवन वक्फ रहेगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो भी इस तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टीज वक्फ को दी जाती है तो उनका ये कहना है कि वो एक बार वक्फ की हो गई तो अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि उसका मालिकाना हक बदला जाए या उसको किसी और को ट्रांसफर किया जाए। मंदिर से उनकी तुलना मैनेजमेंट को लेकर के कुछ थी कि मंदिरों के मैनेजमेंट में भी आप देखें कि बहुत सारे राइट्स जो हैं वो उस मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दिए जाते हैं, और जो उसके मेंबर्स होते हैं वो केवल ऐसे लोग होते हैं जो एक्स ऑफिशियो उस कमेटी का हिस्सा होते हैं। तो कुछ उनकी तुलना इस बात को लेकर के थी, और लेकिन उनकी बड़ी दलील ये थी कि वक्फ जो है वो अन्य धर्मों के जो प्रावधान हैं डोनेशंस के, ट्रस्ट के, उससे बहुत अलग है, और एक बार वक्फ की गई प्रॉपर्टी को फिर उसका स्वरूप बदला ही नहीं जा सकता। इसीलिए इसमें ये विकल्प दे देना, जैसे कि सबसे बड़ा विकल्प उन्होंने ये कहा कि एक उसमें प्रावधान है तो ये है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद होता है तो उसकी जांच वहां के जिलाधिकारी करेंगे, और जैसे ही उसको विवादित भूमि घोषित किया जाता है तो ये एज्यूम करके जांच शुरू होगी कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। इसको लेकर के भी कपिल सिब्बल की अपनी आपत्ति है कि उनको पहले ही ये जब घोषित कर दिया जाएगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो जब 5-10 साल बाद उस मामले का निपटारा होगा तब तक उस प्रॉपर्टी का स्वरूप, मालिकाना हक पूरी तरह से बदल चुका होगा, तो ये उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को बुरी तरह प्रभावित करेगा। लेकिन ये सारी दलीलें अभी जब केंद्र इन पर अपना जवाब देगा तो पता चलेगा कि ये प्रावधान क्यों रखे गए हैं, क्योंकि ये बिल ना केवल लोकसभा राज्यसभा में बड़ी व्यापक चर्चा के बाद पारित हुआ बल्कि ज्वाइंट कमेटी को भी गया था। लाखों की तादाद में इसमें आम लोगों के सुझाव भी मिले थे इस बिल में अमेंडमेंट्स लाते हुए। तो अपने पक्ष में केंद्र की क्या क्या दलीलें हैं कुछ घंटों में साफ हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास, अभी तक की पूरी जानकारी के लिए। दिलचस्प होगा 2 बजे के बाद जब सरकार इन तमाम मसलों पर अपना पक्ष रखेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, देखते रहिए डीडी न्यूज़। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना, और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पहलगाम में आतंकी हमले और जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाया है, उसका एक एक सदस्य पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की करतूतों का लेखा जोखा दुनिया के सामने रखने जा रहा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे। इसके लिए आज संसद भवन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहले चरण में 3 सांसदों के प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफिंग देंगे। जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएमके सांसद कनिमोई की अगुवाई वाले दल को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। दरअसल ऑल पार्टी डेलीगेशन 7 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें से आज 3 दलों को ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद करेगा। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को विदेश मामलों की संसदीय समिति के सामने तमाम मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट किया। ये बैठक करीब 3 घंटे चली। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत ने सभी दलों से चुनकर 7 प्रतिनिधिमंडल ऐसे बनाए हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे और पाकिस्तान को एक तरह से बेनकाब करेंगे। एक तरफ भारत की आतंकवाद को लेकर एक स्पष्ट जो नीति है उसको रखेंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद से आतंकवाद पे जो उसका रुख रहा है उसको बेनकाब करेंगे। आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो शुरुआती 3 प्रतिनिधिमंडल हैं जो रवाना होंगे उसको एक ब्रीफिंग देंगे। साथ ही साथ तमाम उन देशों की तरफ जाने वाले ये प्रतिनिधिमंडल और संसदीय प्रतिनिधिमंडल में एआईटीसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी भी शामिल हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए गठित प्रतिनिधिमंडल में शामिल कुछ और नाम भी शामिल हो गए हैं। अभिषेक बैनर्जी अब होंगे शामिल। टीएमसी ने भी अपनी सहमति दे दी है। टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी अभिषेक बैनर्जी को भेजने पर सहमत हुई हैं। पहले टीम में यूसुफ पठान का नाम किया गया था शामिल, लेकिन अब अभिषेक बैनर्जी प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। टीएमसी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ममता बनर्जी से बातचीत हुई और उसके बाद ममता बनर्जी ने अभिषेक बैनर्जी को प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने पर अपनी सहमति दे दी है। तो एक तरह से दुनिया के तमाम देशों में भारत की एक बुलंद आवाज, तमाम राजनीतिक पार्टियों से एक सामूहिक आवाज भारत की आतंकवाद के खिलाफ बुलंद होगी जब ये प्रतिनिधिमंडल इन देशों में पहुंचेंगे और भारत की स्पष्ट नीति बताएंगे, आतंकवाद के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति। हमारे साथ अब शैलेंद्र इस खबर पे जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, टीएमसी से अब अभिषेक बैनर्जी जाएंगे, इस बदलाव का क्या कारण लगता है? देखिए, ये सूत्रों से खबर आ रही है कि एक बातचीत हुई है और सहमति बनी है अभिषेक बनर्जी को प्रतिनिधिमंडल में भेजने का। यूसुफ पठान का पहले नाम था और ये कहा गया था, कल ये खबर आई थी कि टीएमसी यूसुफ पठान को नहीं भेजना चाहती है और उसका ये कहना है तर्क कि दरअसल टीएमसी से कौन जाएगा ये टीएमसी तय करेगी। सरकार के वो साथ हैं विदेश मंत्रालय के मुद्दे पर, विदेश के मुद्दे पर, और देश एकजुट है, ये संदेश दुनिया को जाए, इस पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीएमसी से प्रतिनिधिमंडल में कौन शामिल होगा ये टीएमसी तय करेगी। ये बात ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कही थी कल जब संसदीय समिति की बैठक में वो शामिल होने आए थे। इस बात को दोहराया था और ये जरूर कहा था कि कोई बायकॉट नहीं है, वो सरकार के साथ है, इस पूरे मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। तो अब ये संकेत मिल रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को नामित किया गया है टीएमसी की तरफ से। तो एक तरह से ये एक नई जानकारी है इस लिहाज से कि कल ही अभिषेक बनर्जी ने ये बहुत साफ कर दिया था और ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी का जो सदस्य है वो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हो जाए और कोई राजनीति उनकी तरफ से नहीं हो रही है। वो सरकार के साथ इस पूरे मुद्दे पर एक साथ खड़े हुए हैं कि ग्लोबल आउटरीच में दुनिया को बताना चाहिए। लेकिन टीएमसी से कौन जाएगा इसके लिए टीएमसी से बातचीत होनी चाहिए और टीएमसी तय करेगी कि संसदीय दल में कौन जाएगा। जो संसद का प्रतिनिधिमंडल सांसदों का जा रहा है, विशेषज्ञों का जा रहा है, तो उसको लेकर ये नया घटनाक्रम सामने आया है।
कि अब टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी का नाम नामित किया है यूसुफ पठान की जगह पर। जी शैलेंद्र, भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, क्या आपको लगता है कि इसकी एक आवाज बुलंद करेगा जब ये कूटनीतिक संपर्क बढ़ाते हुए प्रतिनिधिमंडल तमाम देशों में पहुंचेंगे? हम जानते हैं आतंकवाद एक ऐसा मसला है जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के पूरे उस कदम को जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसमें सभी दल साथ खड़े हैं। ऐसे में अब प्रतिनिधिमंडल स्तर के जब तमाम ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचेंगे अन्य देशों में, उससे पहले विक्रम मिस्री की ब्रीफिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। तो क्या खास रह सकता है इस ब्रीफिंग में भी, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से सरकार का रुख सभी राजनीतिक पार्टियों को पता है और सहमति भी थी? देखिए, कल संसदीय समिति की बैठक हुई थी विदेश मंत्रालय में। तमाम वो सदस्य उसमें थे जो अलग अलग प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। शशि थरूर थे, उसमें आप देखें रविशंकर प्रसाद थे, ओवैसी साहब थे। ये अलग अलग हम देख रहे हैं कि समितियों में जा रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है, अगुवाई भी कर रहे हैं। और कल एक मत से एक तरह से जो उत्तर दिया विक्रम मिस्री ने, तमाम जो सवाल पूछे गए संसदीय समिति के सदस्यों के द्वारा, उस पर संतुष्ट नजर आया। पूरा का पूरा जो संसदीय समिति के जो सदस्य थे उन्होंने उनकी तारीफ भी की और वो एक संकेत भी दिया गया कि एकजुट है पूरी तरह से, जहां तक भारत की एकजुटता का सवाल है और दुनिया के को बताने का सवाल है, जहां तक आउटरीच की बात है। आज हम जानते हैं कि 3 बजे ये बैठक होनी है, जबकि जो पहले तो 3 प्रतिनिधिमंडल हैं जो जा रहे हैं 21-22 को, उनको विदेश सचिव की तरफ से बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा है। देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक बैकग्राउंडर पूरा नोट दिया जाएगा जिसमें जो पूरा घटनाक्रम था, ऑपरेशन जो सेना ने चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें क्या कुछ किया गया, पाकिस्तान ने जो झूठा नैरेटिव खड़ा किया, पाकिस्तान किस तरह से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, और पहलगाम आतंकी हमला जो पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत हुई, इन सब की पूरी एक कूटनीतिक पहल जो की गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से, जो कुछ उसकी पूरी एक विस्तार से जानकारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को दी जाएगी। जो दूसरी बैठक होनी है जिसमें जो बाकी प्रतिनिधिमंडल के लोग जा रहे हैं, वो भी संभवतः कहा जा रहा है कि 22 तारीख को बैठक हो सकती है। तो यानी 2 चरणों में ब्रीफिंग होगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव ब्रीफ करेंगे जो इस प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा है, सदस्यगण हैं उनको। तो 3 बजे आज ये बैठक होनी है, इसमें विदेश सचिव तमाम सांसदों को ब्रीफिंग देंगे कि क्या कुछ जो अब तमाम देशों को जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है वहां पर क्या जानकारी देनी है, कैसे पाकिस्तान को बेनकाब करना है, कैसे पाकिस्तान के झूठ को नैरेटिव को ध्वस्त करना। जी शैलेंद्र, सरकार के इस कूटनीतिक संपर्क को लेकर विपक्ष की कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो कई सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर सरकार को इस तरह के कूटनीतिक संपर्क की जरूरत क्यों पड़ी? अगर नीति स्पष्ट और संदेश साफ है तो फिर इस तरह की पहल की जरूरत क्यों? क्योंकि इस कूटनीतिक संपर्क में जो प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं उसमें कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो बहुत मुखर होकर सरकार की तमाम योजनाओं या फिर सरकार की एक तरह से समय समय पर आलोचना करते रहे हैं। तो उनको बाकायदा प्रतिनिधिमंडल का प्रमुख चुनना ये एक अहम है। मतलब देखिए, बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा है ऋतु, कि परिपक्व लोकतंत्र की ये निशानी है कि सरकार की तीखी आलोचना विपक्ष करे और तमाम मुद्दों पर वो घेरे, लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है, जब बात विदेश की नीति की आती है, जब आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात आती है, तो सभी एकजुट हो जाते हैं। देखिए, जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसमें सदस्यों की कौन सदस्य जाएगा, पार्टी तय करेगी या फिर सरकार ने जो नाम सुझाए थे, इस पर थोड़ी बहुत विवाद हुआ। थोड़ा सभी पार्टियों ने अपनी बात कही। कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने कुछ और नाम दिए थे, सरकार ने कुछ और नाम रखे हैं, लेकिन सभी ने अंततः ये कहा कि ये अच्छी पहल है, ग्लोबल आउटरीच होना चाहिए, पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करना चाहिए। दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान किस तरह से झूठ फैला रहा है, किस तरह से आतंकी गतिविधियों को अपनी धरती पर पुष्पित पल्लवित होने दे रहा है, किस तरह से विदेशी मदद का दुरुपयोग कर रहा है। तो पूरा भारत के सारे राजनीतिक दल, आपने देखा होगा संसद में ओवैसी साहब तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार की मुखर आलोचना करते नजर आते हैं, लेकिन जब हमने देखा है कि देश हित की बात है, जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात है, तब सब एक साथ खड़े हैं। कांग्रेस आलोचना करती है, हालांकि कांग्रेस के कुछ जो स्थानीय स्तर के नेता हैं उनके बयानों में विरोधाभास दिखता है,
कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के कुछ बयानों पर सवाल भी उठे हैं, लेकिन ग्लोबल आउटरीच का जहां तक सवाल है, सांसदों के दल का जाने का सवाल है, कांग्रेस ने बाकायदा ब्रीफिंग करके कहा कि हमारे जो हमने सुझाव दिए थे कि किन सदस्यों को लिया जाए उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम प्रतिनिधिमंडल में भेजेंगे। तो ये एक संकेत बहुत स्पष्ट है कि सभी राजनीतिक दल इस मामले में एकजुट है कि ग्लोबल आउटरीच का जहां तक मामला है, बिल्कुल शैलेंद्र एकजुट भी हैं। और शशि थरूर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने बहुत साफ कहा कि इस तरह की बहस में उन्हें न शामिल किया जाए। वो जा रहे हैं प्रतिनिधिमंडल का एक प्रमुख के तौर पर और तमाम देशों को ये बताने कि किस तरह से भारत आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक नीति के तहत अब आगे बढ़ने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए बात अब अमृतसर में अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट पर प्रसिद्ध बीटिंग रिट्रीट समारोह आज फिर से शुरू होगा, लेकिन समारोह का स्तर कम कर दिया गया है और इसे आज मीडिया के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं कल से ये जनता के लिए खुलेगा। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों ने बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर द्वार बंद रहेंगे और सूर्यास्त के समय झंडे उतारने के बाद बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजरों के बीच हाथ मिलाने का औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को निर्दोष पर्यटकों पर हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से बीटिंग रिट्रीट समारोह का स्तर कम करने का फैसला 24 अप्रैल को लिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायु रक्षा प्रणाली का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। हमारे स्वदेशी और वायु रक्षा प्रणाली के एकीकृत कमान ने पाकिस्तान से आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया। S-400 के अलावा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी मिसाइल, एंटीक्राफ्ट गन, एयर आकाश तीर जैसे नवीनतम आयुधों से सुसज्जित है। कैसे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है और कैसे ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन रहे हैं, ऐसे ही एक एयर डिफेंस सिस्टम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र ने। पाकिस्तान ने हमास के तर्ज पर इस बार सैकड़ों की तादाद में ड्रोन हमले किए। ड्रोन जो चलाए गए पाकिस्तान से वो तुर्की के थे, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उन सभी ड्रोन को किसी भी तरीके से धरती पर पहुंचने के पहले इसी हमारे कारगर एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से आकाश में ही ध्वस्त कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आकाश तीर, सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है पेचोरा और साथ ही साथ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के जो DRDO द्वारा स्थापित किए गए संयंत्र हैं। आकाश मिसाइल के साथ साथ अन्य S-400 जैसे सुदर्शन चक्र जो कि हमारे समूचे एयर डिफेंस सिस्टम को अभेद्य बनाते हैं। और ऐसे ही एक एयर डिफेंस सिस्टम पर है जहां पर अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये AD रडार दुश्मन के परिक्षेत्र से आने वाले किसी भी हवाई ऑब्जेक्ट को, किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को किसी भी मौसम में, किसी भी समय में पूरी तरीके से उसको ट्रैक कर लेने में और ट्रेस कर लेने में सक्षम है। ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, उसको ध्वस्त कर देते हैं। जितने भी रडार हमारे इस थिएटर में थे, उनका सर्विलेंस फीड किस डायरेक्शन से कौन सा एरियल थ्रेट दुश्मन का आ रहा है और जितने भी एरियल टारगेट्स इस लोकेशन से ऊपर गए हैं उन सभी को हमने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। इसकी जो बैटल फील्ड टेस्ट होनी थी वो हो गई है और उस पर यह बहुत खरा उतरा है। तो यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ा कदम है। इंटीग्रेटेड और अपग्रेडेड हमारा L-70 एयर डिफेंस सिस्टम, तो निश्चित तौर से अगर देखें तो इस ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने की सीमा नहीं पार की है, जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों की तरह हमास के पैटर्न पर सैकड़ों की संख्या में हमारे हवाई परिक्षेत्र में ड्रोन और मिसाइलें भेजी, उसको ध्वस्त कर दिया है, तो केवल और केवल हमारे इसी अभेद्य वायु रक्षा प्रणाली में। ये फ्लाई कैचर वेपन कंट्रोल सिस्टम है जो कि एक ऑल वेदर फायर कंट्रोल रडार है। इस रडार की मुख्यतः 3 खासियत है। यह लंबी दूरी से आने वाले किसी भी एयर एक्टिविटी को सर्वेलेंस कर सकता है। नजदीक आने पर यह दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर सकता है और गन के माध्यम से दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को सटीकतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये प्रमाण है हमारी स्वदेशी ऊर्जा का, स्वदेशी मेधा का और हमारे स्वदेशी जवानों के जज्बे का कि ऑपरेशन सिंदूर में इसने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों का बेहद ही सती लक्षण संयमित ऑपरेशन रहा, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त किया गया। और पाकिस्तान ने जब हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर हमारी सेना ने पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से दिया है।
हालात ऐसे थे कि भारत की जवाबी कार्रवाई से केवल पाकिस्तान की अग्रिम चौकियां नष्ट ही नहीं हुई, उसके जवान अपनी चौकियां छोड़कर भाग खड़े हुए। कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर मुस्तैद हमारे शूरवीरों ने किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, नियंत्रण रेखा के ही एक ऐसे ही आर्टिलरी गन रेंज से देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशन हुआ। पाकिस्तान ने खिसियाते हुए हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया, हमारे सैन्य ठिकानों पर आक्रमण किया। अब देख सकते हैं कि कैसे हमारे नौजवानों ने यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया। एक ही पाकिस्तान की एक एक नापाक हरकत को जवाब देने के लिए हमारे जवान मुस्तैद रहे लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सजी ये तोपें लगातार आग बरसती रही। हमेशा पाकिस्तान के उस नापाक इरादे को धूल चटाती रही और हमारे जांबाज सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार से होने वाले हर एक नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया। तोपों के मुंह खोल दिए गए, तोपें गोले उगलने लगी और पाकिस्तान के नापाक मंसूबे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद। जब हमको बताया गया कि हमें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर LOC के पार इंगेज करना है, हमारे प्लान्स रेडी थे और हमने दिए हुए टाइम पे उन सबको इंगेज किया। जब दुश्मन ने ये देखा कि हम बहुत ही एक्यूरेटली उनको इंगेज कर रहे हैं तो उन्होंने कोशिश करी कि वो हमारे गन एरियाज पे फायर डाले, बट वो नाकामयाब रहा और उसकी फायर बिल्कुल इनएक्यूरेट थी। ये देखते हुए उसने उसके बाद हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं जैसे कि तंगधार, त्रेगाम, पंचगाम, यहाँ पर फायर करना शुरू किया। इसके लिए हमको जबरदस्ती जो उनके गन एरियाज हैं उसको इंगेज करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के समय ये वही जांबाज भारत के सैनिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये इसी लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए हमारे इन जांबाजों ने सीमा पार नियंत्रण रेखा के पार लीपा वैली और साथ ही साथ नीलम वैली में पाकिस्तान की तरफ से हो रही आर्टिलरी फायर का मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही, साथ ही साथ पाकिस्तान के अनेक अग्रिम चौकियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही लंबे समय तक पूरी तैयारी की गई थी, पूरा प्रशिक्षण किया गया था और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक जो ये गन एरिया है, यहाँ पर हमारी जब तोपें गरजी तो पाकिस्तान की चौकियां खामोश हो गई, पाकिस्तान की तोपें गरजना बंद हो गई। ये हमारे जांबाज सूरवीरों की मेहनत का परिणाम है, शौर्य का परिणाम है कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये विजयी मुस्कान है, ये पराक्रम का प्रदर्शन है, किस तरीके से हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, अभी स्थगित हुआ है और अभी ये अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए हमेशा सीमाओं पर और नियंत्रण रेखा पर तत्पर हैं। और नियंत्रण रेखा की अग्रिम चौकियों पर कैसे हमारे वीर जवान हर पल चौकन्ना रहकर सीमा की रक्षा करते हैं और कैसे पाकिस्तान के आतंकवादी लॉन्च पैड और चौकियों को ध्वस्त करते हैं। देखिए नियंत्रण रेखा की एक अग्रिम चौकी से DD न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्र की एक और खास रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त किया जाए। आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से हमारे शूरवीर, हमारे सेना के जवान लगातार सर्विलांस करते रहते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो रात में 2:30 बजे के आसपास पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया और जब सीज फायर वायलेशन किया तो यहाँ पर मुस्तैद हमारे जवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। हर तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, हैवी आर्टिलरी गन के साथ साथ लेटेस्ट जो हमारे एम्यूनिशंस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए न केवल उन्होंने पाकिस्तान की अनेक अग्रिम चौकियों को ध्वस्त कर दिया बल्कि साथ ही साथ अनेक टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इसके सामने अगर देखें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमारा हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार निगहबानी करते हैं हमारे शूरवीर, हमारे रणबांकुरे और साथ ही साथ पाकिस्तान की हर उस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हैं जो पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के उस पार से करता है। आतंकवादियों का घुसपैठ कराना, आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन करना और साथ ही साथ सीज फायर वायलेशन के जरिए यहाँ पर उनको एक प्रोटेक्शन देकर आए दिन लॉन्चिंग पैड के जरिए, टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड के जरिए आतंकवादियों को घुसाने का काम पाकिस्तान करता रहता था। लेकिन अब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरी फेंसिंग कर दी गई है। पूरी तरीके से यहाँ पर सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं। पाकिस्तान की अनेक अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर जमींदोज कर दिया गया है। पाकिस्तान को इतना भारी भरकम चोट पहुंचाया गया है कि पाकिस्तान की न केवल कमर टूट गई है बल्कि आतंकवादियों के मनोबल भी ध्वस्त हो गए हैं।
देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे रणबांकुरे, हमारे सेना के जवान, हमारे वीर प्रहरी, हमारे सजग सैन्य कर्मी यहाँ पर लगे रहते हैं। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। तो आपने देखा हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की अग्रिम चौकियों से बेहद खास रिपोर्ट। अहमदाबाद नगर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अहमदाबाद नगर निगम ने चंदोला क्षेत्र में 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। अहमदाबाद नगर निगम की टीम 3 शिफ्टों में काम करके इस अभियान को पूरा करने वाली है। अतिक्रमण हटाने का कार्य करीब 3 से 4 दिनों तक चलेगा। कार्यवाही के दौरान इलाके में SRP की 25 कंपनियां और 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अतिक्रमण हटाए जाने की प्रक्रिया अगले 3 से 4 दिनों तक चल सकती है। आपको बता दें कि अहमदाबाद नगर निगम और पुलिस ने चंदोला झील क्षेत्र के पास बनी अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। मेघना हमारे साथ इस खबर पर जुड़ेंगी। मेघना, जुड़े उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अहमदाबाद नगर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई गुजरात की मानी जा रही है। अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। अगले 3 दिन तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। इलाके में SRP की 25 कंपनी और 3000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। चंदोला क्षेत्र में ध्वस्तीकरण अभियान का ये दूसरा चरण आज से शुरू हुआ है, जो अगले 3 से 4 दिन तक जारी रहेगा। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। मेघना हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गई हैं। मेघना, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा अतिक्रमण अभी तक का है गुजरात का। इसी के साथ साथ जिस तरह से 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, SRP की कंपनियां तैनात की गई हैं, तो इस तरह के एहतियात क्यों बरतने पड़ रहे हैं? इलाके को अगर आप थोड़ा सा समझाएं दर्शकों को कि कितने लंबे समय से ये अतिक्रमण था, कौन लोग थे, कहां से आए थे? बिल्कुल। और देखिए ऋतु, आपने जो प्रश्न पूछा, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो पेरीमीटर है पूरा चांदोला तालाब का, वो उस जगह को पूरी तरीके से नाप कर किस तरीके का इलीगल एंक्रोचमेंट हुआ है उसका पूरी तरीके से उसमें नोटिस देकर लोगों के मकान खाली कराने के बाद ये जो एंक्रोचमेंट ड्राइव है वो चलाई जा रही है, जहां पर हम देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर बुलडोजर्स को उसके साथ डंपर्स, और आपको अगर विजुअल्स में यहाँ पे दिखाएं ठीक मेरे पीछे देखिए, ये जहां पर अभी हम खड़े हैं ऋतु, ये जो जगह है ये एक्चुअली तालाब है जो अभी सूखा हुआ है, और यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके का इंक्रोचमेंट तालाब के अंदर कर दिया गया था, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितने सालों से इंक्रोचमेंट किया हुआ है। दूसरी बात इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो जगह है उसे मिनी बांग्लादेश के तौर पर जाना जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर काफी भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं वो रह रहे थे, फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे। यहाँ से कई लोगों को पकड़ा गया है जिनको डिपोर्ट भी किया जा चुका है। तो इससे हम ये देख सकते हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ पर जिस किस्म के इलीगल काम चल रहे थे, जैसे ड्रग्स का हो या देह व्यापार हो, ऐसे कई इलीगल काम चले थे। बांग्लादेश से लड़कियों को यहाँ पर ट्रैफिक करके लाया जाता था, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल को भी पुलिस एक तरीके से जांच कर रही है। इतना ही नहीं, अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी पिछले 2 वर्षों में 3-4 आतंकवादी यहाँ गिरफ्तार किए गए थे, जिसकी जांच अभी भी NIA कर रही है। तो ये हम देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर ना केवल क्राइम का मॉड्यूल को बस्ट किया गया है, लेकिन उसके साथ ही बहुत बड़ा जो इंक्रोचमेंट चल रहा था, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर यहाँ पर आराम से रह रहे थे यहाँ से, और उल्टा इतना ही नहीं, जो यहाँ पे इलीगल काम चल रहे थे ऋतु, उससे जो पैसे जनरेट हो रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा था। तो ये समझ सकते हैं बहुत बड़े मॉड्यूल को यहाँ पर ध्वस्त करने में, उसके ऊपर भी बुलडोजर चलाने में सरकार सक्षम रही है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके बाद जिस तरीके से हम बता रहे हैं 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, आज तकरीबन अगर हम बताएं तो 3 से 4 दिन कहा जा रहा है, लेकिन जहां तक जिस तेजी से काम चल रहा है, कल शाम तक काफी हद तक जो इंक्रोचमेंट है वो रिमूव कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये भी 2.5 लाख स्क्वायर मीटर की कार्रवाई हो रही है। अब गुजरात सरकार ने इस बात का फैसला लिया है कि इसका रीडेवलपमेंट जी इसका रीडेवलपमेंट करेगी सरकार। लेकिन बड़ा सवाल ये है मेघना, बीजेपी सरकार को लगभग तकरीबन 25 साल होने जा रहे हैं राज्य में। एक इतना बड़ा इलाका जहां जिस तरह से तमाम आप इलीगल काम बता रही हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात भी कर रही हैं, एक पूरा नेटवर्क, एक नेक्सस पूरा था तमाम इलीगल काम का, तो इतना लंबा समय क्यों लगा और कितने लंबे समय से यहाँ पे ये कॉलोनी बसी हुई है? सवाल ये है।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ऋतु, चूंकि यहाँ पर जो आसपास का इलाका है वहाँ पे स्लम्स का भी इलाका है, तो जो यहाँ पर, और इतना ही नहीं, इस जगह पर ऐसा भी बताया है सरकार ने कि जो 2010 से यहाँ पर, इससे पहले से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो हाउसिंग फैसिलिटी होती है सरकार की तरफ से, उसमें उन लोगों को शेल्टर दिया जाएगा, उसमें उन लोगों को घर दिए जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसके ऊपर भी जो प्रोसेस है वो जारी है। लेकिन उसके साथ इतने समय से यहाँ पर इंक्रोचमेंट चल रहा था, इतने समय से यहाँ पर अगर हम देखें तो इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी लगातार। कई बार क्राइम ब्रांच की अगर हम बात करें, ATS की अगर बात करें, गुजरात पुलिस की बात करें, तो लगातार यहाँ पर कई बार गिरफ्तारी की गई है। कई बार यहाँ पर लोगों को क्राइम में जो पकड़ा गया है उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, सजा भी हुई है। बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की बात करें तो डिपोर्ट भी किया गया है। लेकिन अगर हम कहें तो ये जगह एक तरीके का अड्डा बनता गया, क्योंकि यहाँ पर ना केवल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, बल्कि जो भी लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करके रहना चाह रहे हैं उनके लिए ये मॉड्यूल पूरा आसान हो गया था। तो इस बार सरकार ने उस मॉड्यूल को ही पूरी तरीके से, अगर हम देखें तो लालू बिहारी की गिरफ्तारी हो, उसके बेटे की गिरफ्तारी हो, तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के बाद यहाँ जो पूरा मॉड्यूल है उसकी यहाँ पर कमर तोड़ दी है। और साफ तौर पर यह भी बता दिया गया है कि अब यहाँ पर कुछ भी, कोई भी इस पेरीमीटर के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर को खड़ा रहने नहीं दिया जाएगा। तो इससे साफ पता चलता है कि अब सरकार का नेक्स्ट स्टेप है पहले पूरी तरीके से इंक्रोचमेंट को हटाना। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, जो मामला है वो कोर्ट में चलेगा और जिस तरीके से कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से चलेगी। और उसके बाद 2 फेजेस में इस लेक के आसपास पेरीमीटर का और लेक का रीडेवलपमेंट पूरी तरीके से होगा। और उसके साथ ही अगर बताया जा रहा है कि नर्मदा कनाल से भी यहाँ पानी छोड़ा जाएगा, तो एक तरीके से इस पूरे इलाके को वापस चांदोड़ा तड़ाव जिस तरीके का था वैसा करने की कोशिशें जारी हैं। और ये इंक्रोचमेंट ड्राइव ना केवल अगर हम देखें स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उसके साथ ही जो क्राइम मॉड्यूल यहां से चल रहा था, जिस किस्म के क्रिमिनल एक्टिविटीज इस जगह से चल रहे थे, उसको अब ना केवल 1-2 क्रिमिनल्स को पकड़ के और उनको सजा दिलाने तक, बल्कि अब उसको जड़ से किस तरीके से उसका सफाया किया जाए, उसके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेघना पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से अहमदाबाद नगर निगम एक बड़ा अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई कर रहा है जो अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। आइए अब बात करेंगे देश भर में किस तरह से बदल रहा है मौसम। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक होने से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके बाद दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा में सोमवार को सबसे अधिक तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के पिलानी की अगर बात करें और मध्य प्रदेश में खजुराहो और हरियाणा में हिसार में भी अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया। राजस्थान में पिलानी में 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे सबसे अधिकतम तापमान वाला शहर रहा, जबकि एमपी के खजुराहो में 46 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के हिसार में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सूरज के बढ़ते तापमान का सीधा असर आम जनजीवन पर भी पड़ता दिख रहा है। दोपहर के समय घर से निकलने में काफी परेशानी हो रही है लोगों को। देश का सबसे गर्म शहर उत्तर प्रदेश का बांदा रहा, जहां 46 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान का पिलानी रहा, जहां 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। हरियाणा का हिसार 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो उत्तर भारत में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, मध्य प्रदेश में खजुराहो का तापमान सबसे अधिक रहा, 46 तापमान रहा है। तो ये तमाम वो शहर हैं उत्तर भारत के जहां जो सबसे गर्म शहरों में जिनकी गिनती हो रही है। कहीं गर्मी है तो कहीं बारिश। दक्षिण भारत में प्री मानसून बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन आफत भी उतनी ही बड़ी बना दी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और इसी के साथ पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कई जिलों में 22 मई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। कुछ हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव हुआ। लगातार 3 दिन से बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई जिले भयंकर बारिश की चपेट में हैं। प्री मानसून की इस बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि बरसात की वजह से तापमान में कमी आई है, लेकिन भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव होने की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं अगर असम की बात करें तो गुवाहाटी शहर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। और दक्षिण भारत में जहां एक तरफ
प्री मॉनसून बरसात एक तरह से इन राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम में मुसीबत बन के आई है। जनजीवन पर एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश से बेंगलुरु में जिस तरह से बड़े शहरों में जलभराव दिखाई दे रहा है, आम जीवन पर बड़ा असर पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और आइए आपको बताते हैं किस तरह से दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों में मौसम की तस्वीर बदलेगी, किस तरह के पूर्वानुमान है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से राहत दिलाने का प्री मॉनसून किस तरह से आने जा रहा है। 4 से 5 दिनों के बीच आंधी बारिश की एक तरह से पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बदलते मौसम का कहर भी दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह से दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश ने मुसीबत कर दी है जनजीवन के लिए। उधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है। दक्षिण प्रायद्वीप भारत की अगर हम बात करें तो इसमें केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक में गरज और बिजली के साथ बारिश का पूर्वानुमान है और यहाँ हवाएं तेज चलेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी इन इलाकों में। अगले 7 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं 20 से 25 तारीख के दौरान केरल, माहे, कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आइए बताते हैं पश्चिमी भारत में किस तरह से पूर्वानुमान मौसम विभाग का है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में गरज और बिजली के साथ तेज हवाएं चलेंगी। यहाँ पे भी तेज हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी। तो यानी कि कोंकण के इलाकों में भी अगले 5 दिन में मौसम एक बड़ा करवट लेगा, जहां तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही साथ गरज के साथ छींटे भी रहेंगे। 22 से 24 मई के बीच में गुजरात, मराठवाड़ा में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। वहीं 20 से 23 मई में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में मौसम बदलेगा। यहां 50 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। तो अगले 5 दिन पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में मौसम एक बड़ी करवट लेगा। वहीं 20 से 21 मई के दौरान मराठवाड़ा में 50 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हम पूर्वोत्तर भारत की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में पूर्वानुमान जारी किया है। कहा है कि बिजली के साथ तेज हवाएं चलेंगी। वहीं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। 20 से 22 मई के दौरान पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। और बदलते मौसम में देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथी संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। योगेश शीतल मुंबई से जुड़ रहे हैं, असम से सुबीना जुड़ रही हैं, दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं। और अगर हम शुरुआत सबसे पहले अमरेंद्र आप ही से करें, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह के पूर्वानुमान जताए हैं उसमें किस तरह से आने वाले 5 दिन में एहतियात भी बरती जाएगी और इन पूर्वानुमानों के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मई में तेज धूप, तेज गर्मी तो है, साथ ही साथ मौसम एक बड़ी करवट ले रहा है। ये प्री मॉनसून की करवट है। देखिए ऋतु, एक अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने जो अपनी जानकारी दी है, नया अपडेट दिया है, उसके मुताबिक अगर बात करें तो 5 से 6 दिन में जो मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। इसके अलावा जो मौसम विभाग के मुताबिक कहा जाए तो 6 दिनों में जो दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में जो है बारिश और आंधी के साथ, गरज के साथ बारिश की संभावनाएं भी जताई गई हैं। लेकिन जिस तरह से हम देखें कि पिछले कई दिनों से जो पश्चिम विक्षोभ जो है, जिसकी वजह से चक्रवाती जो हवाएं हैं और जो मानसून की जो गतिविधियां हैं उसकी वजह से गर्मी बहुत है। और इस मौसम में जो है मौसम विभाग का कहना है कि अभी इन 5-6 दिनों में जब बारिश तो होगी लेकिन गर्मी भी रहने वाली है, तो इसकी वजह से खासी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि आने वाले समय में मौसम करवट लेगा और मौसम बदलेगा और पश्चिम विक्षोभ जो है वो उसकी वजह से जो है बारिश की भी संभावना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत है। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो मौसम खासा गर्म है। ऋतु जी, योगेश शीतल हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। योगेश, किस तरह से कोंकण के इलाके में
जो अगले 5 दिन बदलेगा मौसम, तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग जता रहा है, उसको लेकर कैसे प्रशासन की भी तैयारी और किस तरह से बदल रहा है मौसम? ऋतु ये 2 स्तरों पर है। अगर आप कोंकण की बात करिए तो खास करके सिंधुदुर्ग है या रत्नागिरी है या फिर रायगढ़ है, यहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि तटीय इलाके हैं, समुद्र के किनारे का इलाका है और खास करके जो मछुआरे हैं या फिर जो समुद्र के जो सोर्सेज है, जो रहने वाले वहाँ पे कम्युनिटीज़ है वो वहाँ पे रहती है, तो उसको लेकर पहले ही अलर्ट जो है वो जो स्थानीय प्रशासन है, जो सिविक बॉडी है जिसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, वो वहाँ पे ऑलरेडी नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा एहतियात के तौर पर जिस तरीके से क्योंकि मानसून जो है वो मुंबई या फिर तटीय क्षेत्रों के लिए कोई नई चीज नहीं है, हमेशा लोग हर साल जो है इन सब चीजों से जूझते रहते हैं। तो अगर आप मुंबई की भी बात करें, क्योंकि मुंबई जो है वो भी तटीय ही है, तो यहाँ पर भी जो बीएमसी है, जो यहाँ की जो सिविक बॉडी है, उसने पहले से ही काम शुरू कर दिए गए थे। सर्कुलर निकाला गया है कि 20 मई के बाद किसी भी तरह का जो काम है, खास करके खुदाई का, क्योंकि मेट्रो के कई स्तरों पर काम चल रहे हैं, कई सारे रियल एस्टेट के काम चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम जो है वो चल रहे हैं, तो उसको लेकर पहले ही कह दिया गया है कि 20 मई के बाद किसी तरह का जो खुदाई का काम है वो नहीं होगा। इसके साथ ही मानसून से पहले ही जो पेड़ होते हैं, क्योंकि कई बार क्या है पेड़ कहीं करते हैं, जैसे माटुंगा का एरिया ले लीजिए या फिर कुर्ला का एरिया ले लीजिए, चंबूर का एरिया ले लीजिए, तो थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया है, वहां पे पेड़ों की कटाई, जो छटाई जिसको कहते हैं, बेसिकली ट्रिमिंग जो है वो पहले ही कर दी गई थी और फिलहाल इंश्योर किया गया है कि वो कहीं पे रास्ते में अवरोध न उत्पन्न करे, ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति जो ट्रैफिक जो है वो उस तरीके से डिस्टर्ब ना हो। इसके साथ साथ बीएमसी के अलावा जो फायर ब्रिगेड है या फिर जो अलग अलग एजेंसी है, उनको भी ऑलरेडी अलर्ट पे रखा गया है। प्रेडिक्शंस की अगर आप बात करें प्रिसाइजली, तो जो कोंकण रीजन है वहां के ऑरेंज अलर्ट है, मुंबई के लिए फिलहाल जो येलो अलर्ट है। अगर आप पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें, कोल्हापुर है, अहिल्यानगर है, पुणे है, ये सब जो क्षेत्र हैं, सांगली है, यहाँ पे पिछली बार हमने देखा था जबरदस्त बारिश हुई थी। सांगली में भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन राहत भी लॉन्च किया गया था, जब कृष्णा नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर आई थी, कई गाँव में पानी आ गया था, तो वहां पे भी कल हालांकि बारिश काफी ज्यादा हुई है। लेकिन फिलहाल जो है पूरे महाराष्ट्र में इंक्लूडिंग विदर्भ और खानदेश, जो कि नासिक का रीजन है, जो कि घाट का एरिया है, वहां पे फिलहाल जो स्थिति वो पूरी तरीके से सामान्य है। परिवहन आवागमन जो है वो सामान्य रूप से चल रहा है। आने वाले समय जिस तरीके का अलर्ट है उस तरीके से चाक चौबंद जो व्यवस्था, जो प्रिपरेशंस होता है, तैयारियां होती है, वो भी संबंधित जो भी विभाग है उनके द्वारा कर ली गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, आपका भी, अमरेंद्र आपका, सुबीना आपसे समय नहीं है, नहीं तो बात करते। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। भारत में पर्यटन क्षेत्र को लेकर कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसमें पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए उन क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास में एक तरह से एक बड़े कदम उठाए गए हैं। उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यटन क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पर्यटन विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी, केंद्रीय मंत्री इसमें मौजूद हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है इसका? प्रधानमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में पर्यटन क्षेत्र से और मंत्रालय से जुड़े तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी इसमें मौजूद हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से, पिछले 10 साल में तमाम उन राज्यों में पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास पर भी सरकार का अहम जोर रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। पर्यटन सिर्फ एक अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका ही नहीं अदा करता, बल्कि लोगों के जीवन से जुड़ा एक बड़ा, एक तरह से एक बड़ा क्षेत्र है, जिसे लेकर सरकार ने अपनी एक नीति के तहत काम करना शुरू किया है। पिछले 10 सालों में पर्यटन से जुड़े सांस्कृतिक ढांचों के रखरखाव से लेकर उन इलाकों को अगर हम बड़ी बात करें तो जो बड़े कॉरिडोर्स देश में बनाए गए हैं, चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, अगर हम बात करें अयोध्या में जिस तरह से विकास किया गया है, साथ ही साथ हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से उज्जैन के कॉरिडोर को का विकास किया गया है, तो ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिसे लेकर सरकार बड़े कदम उठाती रही है। पर्यटन क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की एक बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं।
देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कई कदम उठा रही है, जिसमें लोगों की सहूलियत के लिए तमाम उन पर्यटन क्षेत्रों में आवाजाही कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। कनेक्टिविटी को बेहतर करने के साथ ही विदेशी सैलानियों के लिए भी सुविधा हो, साथ ही साथ देश में पर्यटन से जुड़े तमाम उन छोटे व्यवसायों को मजबूती मिले, इसकी तरफ भी सरकार का हमेशा से एक जोर रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम उन राज्यों के पर्यटन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है और पर्यटन से जुड़ी ही एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री इस समय कर रहे हैं। मिड डे प्राइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।